अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अपना नाम क्या है? वैदिक काल का। दोस्तों, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये वैदिक कालीन टॉपिक ऐसा है, ये तो या तो समझ में आएगा या फिर कभी नहीं आएगा। सच बात बता रहा हूं, 10 साल पढ़ने के बाद भी इसके यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा। और या फिर समझ में आ गया एक बार तो बस। सबसे सरल टॉपिक भी यही है, सबसे टफ भी यही है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बीजेपी सरकार में वैदिक सभ्यता और संस्कृति पर जोर दिया जा रहा है। आईएएस में काफी सारे क्वेश्चंस यहां से निकल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा इसको वैदिक सभ्यता को सभ्यता से पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। मैं कुछ बातें समझाने की कर रहा हूं आपसे। जो विद्यार्थी नोट्स फोटोकॉपी कराएंगे, जो नोट्स को देखकर नोट्स लिखेंगे, उनके बस में नहीं आएगा। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये उन विद्यार्थियों की बस में नहीं आएगा जो सिर्फ मैटर फोटोकॉपी कराएंगे, या फिर जो सिर्फ आपके नोट्स को देख करके नोट्स लिखेंगे। उन्हें समझ में नहीं आने वाला। वैदिक काल वास्तव में मैंने तुम्हें बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग क्यों है? एक का नाम है ऋग्वैदिक काल। अब ये टॉपिक समझ में आएगा आपको, क्योंकि हमने साहित्य कर लिया है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो अभी लिखना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। इसका टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से। अब ये कोई मोटा मोटा आइडिया है, ये कोई फिक्स नहीं है, एक अनुमान है। दूसरा, इसका जो टाइमिंग है दोस्तों, 1000 बीसी से 600 बीसी, ये भी एक अनुमान लगाया गया, एक परिवर्तन है, उस परिवर्तन की बात है। वैदिक काल वास्तव में देखा जाए तो ये आर्यों की सभ्यता है। सबसे पहली बात कि वैदिक काल का मतलब किसकी सभ्यता? आर्यों की सभ्यता। ये आर्य कौन है? आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, तो आर्य यानी जो श्रेष्ठ जनजाति है, उनकी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य जब शुरू में आए तो उनके पास सिर्फ एक वेद की रचना हुई। कितने साल लग गए? 500 साल। टाइम देखो ना, यानी 500 साल तक सिर्फ ऋग्वेद के सहारे आर्य चलते रहे। और फिर उत्तर वैदिक काल, 400 वर्षों में इन्होंने इतना सारा साहित्य रच दिया। अब मैं आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सा काल किस किस में आएगा। मैंने पढ़ा दिया आपको, मैं यहां दोनों के बीच में लिख रहा हूं। तुम मुझे बताते जाना, तुम बताना। बताओ, ऋग्वेद कौन सी साइड में आएगा? ऋग्वैदिक काल में। ओके। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, तुम सोच लो। तुम सोच लो, मैं मौका दे रहा हूं।
सोच लो कि मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं कौन किस किस तरफ आएगा। तो ऋग्वेद कौन साइड आएगा? ओके, ऐत्रीय, ऐत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। अरे इधर आएगा किधर? उत्तर वैदिक काल में। कोसूत की पंचविश, गलत बता रहे हो। यहां ओनली एंड ओनली एक वेद ही आएगा जिसका नाम क्या है? बाकी समस्त साहित्य किधर आएगा? तो दोस्तों, मैंने आपको यह बताया कि वेदांत सबसे बाद में लिखे गए, बाद में लिखे गए। इसका मतलब वेदांत चारों वेदों के बाद में लिखे गए। तो पहले चारों वेद आए ना, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए। दोबारा सुनो, वैदिक साहित्य मैंने क्या क्या बताया? पहले वेद, फिर कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर आरण्यक, फिर इसके बाद उपनिषद। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ओके, सबसे पहले क्या लिखे गए? वेद, फिर क्या लिखे गए? बाद में, बाद में लास्ट में। तो जब कर्म ये है तो तुम इसको चेंज क्यों कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ऋग्वेद को पहले लिखवा दिया, यजुर्वेद इनको बाद में। इनको तो तुम कर रहे हो इधर, और फिर इनके बहुत बाद में ये जो लिखे गए ऐत्रेय ब्राह्मण है, कर दो गुरुजी इधर। अरे ये बाद में लिखे गए, वेदों के भी बाद में लिखे गए हैं। तो तुम तो उपनिषद जो सबसे लास्ट में है, कोसूत की उपनिषद को भी इधर ही करवाने वाले थे। जब यहां तुमने ऐत्रेय को इधर करवा दिया तो फिर इसको भी इधर ही करवाते। तुम तो ऋग्वेद से जुड़ी हुई सारी चीजों को ऋग्वेद काल में लेके आ रहे हो। नहीं, ये टाइम है दोस्तों, ये काल है, ये साहित्य नहीं है। इसलिए अब समझने की जरूरत यह है कि यहां सिर्फ ओनली एंड ओनली ऋग्वेद में जो प्रतिबिंबित जो व्यवस्था है वही काल ऋग्वेद काल है। बाकी का समस्त साहित्य, चाहे वो ऋग्वेद के ब्राह्मण हो, अन्य वेदों के ब्राह्मण हो, ऋग्वेद के उपनिषद हो, अन्य वेदों के उपनिषद हो, या आरण्यक, सारे के सारे कौन सी तरफ आएंगे? उत्तर वैदिक काल में। बात समझ में आई? कुछ समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी। तो ऋग्वेद काल में सिर्फ ओनली ऋग्वेद में जो प्रतिबिंबित है, जिन तथ्यों का, जिन नदियों का, जिस क्षेत्र का, जिस भौगोलिक प्रदेश का, जिन राजाओं और जिन युद्धों का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में मिलता है, उसी काल को क्या कहते हैं? इसके बाद के समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य कौन से काल में आता है? उत्तर वैदिक काल में। अब क्लियर है। इसलिए जो तुम इधर कर रहे थे गुरुजी, ऐत्रेय ब्राह्मण इधर कर दो, कोसूत की भी इधर कर दो, इधर मत करो, अब सारे ही उधर कर दो। तो कुछ समझ में आया बात? चलो तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ बातों को समझने की कोशिश की। मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। इनमें लिखने वाली चीजें हैं नहीं, ये सारे समझने वाले हैं आज। अब हम दो भागों में पढ़ेंगे, तो इधर में और इधर में हमेशा एक चेंज है। जैसे अपने सिलेबस के अनुसार इन दोनों तरफ हम लोग बात करेंगे भौगोलिक प्रदेश की। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भौगोलिक प्रदेश इनका तो कौन सा था और इनका कौन सा था। तो साथ साथ पढ़ेंगे हम। मैं भौगोलिक प्रदेश की हेडिंग डालूंगा, पहले ऋग्वेद काल का और फिर उत्तरवेद काल का। फिर हम राजनीतिक स्थिति, तो यहां कैसे राजा थे, कौन कौन राजा थे, फिर राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर आया,
यहां कौन से राजा और किस प्रकार की व्यवस्था। फिर हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति की, तो यहां समाज कैसा है, क्या जातियां हैं, वर्ण हैं, फिर यहां पर समाज में क्या परिवर्तन आया। मैं आर्थिक स्थिति की बात करूंगा, तो आर्थिक स्थिति यहां की कैसी है, फिर यहां पर क्या चेंज आया। फिर हम बात करेंगे धार्मिक स्थिति की, तो ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख, उत्तर वेद में फिर कौन कौन से अन्य देवता आ गए, या पूजा की पद्धति किस प्रकार से बदली। तो हम तुलनात्मक रूप से इनको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को तुलनात्मक रूप से अपन लोग पढ़े। इससे पहले वैदिक सभ्यता को बसाने वाले कौन लोग थे, आर्यन। तो यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि आर्यन कौन थे। मैंने शब्द डाला आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ या गुणवान या गुणी जैसे शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है। ये वास्तव में आर्यन एक जाति है क्या, आर्य एक जाति है या फिर एक प्रजाति है, या ये दोनों ही नहीं है, या दोनों ही है। आर्य एक जाति, एक नस्ल, या एक प्रजाति, एक रेस, या ना जाति ना प्रजाति। क्या है आर्य, तो ना तो जाति है दोस्तों, ना ही प्रजाति। इसलिए आर्य कोई जाति या प्रजाति ना होकर एक भाषाई समूह है, एक भाषा बोलने वालों का समूह, एक भाषाई समूह। तो एक गलती ये भी ना करें, आर्यन कोई जाति नहीं है, आर्यन कोई प्रजाति नहीं है, बल्कि एक भाषाई समूह है। अब ये भाषाई समूह कहां से आया, कौन सी भाषा बोलता था, तो ये भाषाई समूह भारोपीय भाषा बोलता था। भारोपीय भाषा बोलता था। भारोपीय कौन सी भाषा है, भारत और यूरोप की जो भाषाएं जिस मूल भाषा से निकली है वह भाषा बोलता था। तुम लोग कहोगे कि गुरुजी इसका मतलब तो यूरोप वाले हम भारत वाले एक जैसी भाषा बोलते थे। हाँ, अरे वो हमारे भाई बंधु हैं, कुछ भी नहीं है, बस वो ठंडे प्रदेशों में रह रह कर गोरे गोरे हो गए और हम थोड़े थोड़े सांवले हो गए, काले तो हुए नहीं अभी तक। हाँ, काले तो दिखा दूंगा मैं तुम्हें, काला और काली। तो एक जैसी भाषा बोलते थे। उसी भारोपीय भाषा से एक भाषा उत्पन्न हुई थी जिसको भारत में आकर के संस्कृत कहा गया। ये भारतीय भाषाओं की मूल है, सभी भारतीय भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई है। और इसी भारोपीय भाषा से यूरोपियन भाषाएं उत्पन्न हुई। दोनों में समानता बहुत ज्यादा है। आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो। मैक्स मुलर नामक एक विद्वान है जर्मनी के, उन्होंने इस अंतर को, इस समानता को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये संस्कृत और ये यूरोपियन भाषा बोलने वाले पहले एक ही भाषा बोलते थे, भारोपीय। आज भी संस्कृत में पिता को क्या कहते हैं, पितृ। पिता को पितृ कहते हैं। और भारोपीय अंग्रेजी में भी लोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा उच्चारण भिन्नता है, यहां पितृ, यहां फादर। यहां माता को क्या कहते हैं, मातृ, और यहां मदर, मातृ मदर। यहां भाई को क्या कहते हैं, भ्राता, क्या कहते हैं, और यहां ब्रदर। तो भ्राता, ब्रदर, मातृ मदर, पितृ फादर, लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। ये आज दिखाता है कि संस्कृत कभी अंग्रेजी के बहुत करीब थी। ये बात मैक्स मुलर ने बहुत सारे रिसर्च के बाद बताई कि यूरोप की सारी भाषाएं संस्कृत की बहुत करीब है। और सबसे ज्यादा संस्कृत से 50% मिलने वाली भाषा जर्मन है। जर्मनी की भाषा संस्कृत के साथ 50% मिलती है, आधी मिलती है। इसलिए आज भी भारत से अधिक संस्कृत की विश्वविद्यालय जर्मनी में है। ये तुम लोग जीके में रट्टे मारते हो इसके कि दुनिया में सबसे ज्यादा संस्कृत के विश्वविद्यालय कहां है, जर्मनी में। क्योंकि उन लोगों को जैसे ही पता लगा
कि अरे ये तो आर्यन है, भारतीयों की खोज हुई, जैसे अंग्रेज यहाँ आए पता लगा भारतीय तो आर्यन है, इनकी मूल भाषा संस्कृत हमारी जर्मन मूल भाषा के पास में, तब तो उनको बहुत खुशी हुई। तो वास्तव में आर्य कोई जातीय प्रजाति नहीं है, आर्य एक भाषाई समूह है जो कौन सी भाषा बोलता था, भारतीय भाषा बोलता था। उसी से आज संसार की जो बड़ी भाषाएं हैं वो इसी भारतीय भाषा से विकसित हुई हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला मुद्दा आता है दोस्तों कि आर्यन निवासी कहां के थे, आर्य कहां के निवासी थे, अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान अब ये कौन सा था दोस्तों। तो इसमें भांति भांति के लोग और भांति भांति की बात, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने अपनी किताब द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में कहा कि आर्यों का मूल केंद्र उत्तरी ध्रुव था और वहीं से यूरोप में चले गए, वहीं से भारत में आ गए। लेकिन सॉरी, ठीक है, और बाल गंगाधर जो वो तो हो गए, दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, तिब्बत। जो भारतीय विद्वान एन डी कल्ला या कल जो हैं ये कहते हैं कि कश्मीर में रहते थे, आज भी कश्मीर के लोग शुद्ध आर्यन प्रकार के, उनके नाक नक्श, उनका हाइट, उनके सारे के सारे शुद्ध आर्यों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं आर्य एक जाति है ही नहीं, प्रजाति नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से जो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर, ये आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताते हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया विशेष करके काकेशसी पर्वत जो है, काकेशस पर्वत का जो क्षेत्र है जो कि दक्षिणी रूस में पड़ता है, वहां से आए। ये मत सर्वमान्य है, मतलब कि सबसे ज्यादा इसको माना जाता है, इस मत को सर्वमान्य मत कहा जाता है। किसको, मैक्स मुलर वाले को। तो आर्यन लगभग मध्य एशिया से आए। ठीक है, तो अब आप दोस्तों चाहो तो कुछ लिखना, पर मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसको उतारो। सिर्फ ऋग्वेद का रचना काल, समस्त वैदिक साहित्य का रचना काल,
यहां तक तो लिख दिया होगा, नहीं तो फिर फटाफट लिखो ना, नहीं क्या होता है सबने। अब तो लिख दिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक का लिख दो, फिर मैं इसको मैं लिखवाऊंगा आगे दो भागों में बांटकर। यहां तक लिखो, और मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखते जाना। तो आर्यों का मूल निवास स्थान, दो मत, विदेशी मत, विदेशी उत्पत्ति मत, या विदेशी मत लिख देंगे, एवं भारतीय मत। विदेशियों में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया के कॉकेसस पर्वत अर्थात दक्षिणी दक्षिणी रूस मूल स्थान बताया। पेंका एवं नेहरिंग इस प्रकार से दो बना दो, अपन स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। लिख दिया। इन्होंने यूक्रेन एवं जर्मनी को बताया।
एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर, इन्होंने पामीर, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, इन्होंने दक्षिण रूस एवं यूक्रेन को बताया। इसका मतलब यूक्रेन के आसपास के इलाके से आए हैं और अपने यूक्रेन वाले भाई बंधु जो है ना वो बड़े दुखी हैं, उन्हें बचाना चाहिए, युद्ध चल रहा है। चलो यूक्रेन को बचाने। तुम तो वहां जाकर भी मुझे कहोगे गुरुजी पहले तो थे लड़ो, बाद में हम पीछे पीछे आए हैं साथ। लिख दिया क्या यहां तक? ओके। अब भारतीयों में जो मैंने बताया था वो इधर लिख देते हैं। नंबर 1 तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पूरा लिखूं क्या? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को, कारण इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में 6 माह का दिन एवं रात का उल्लेख है। ये बात सही भी है। दूसरा, दयानंद सरस्वती, इन्होंने तिब्बत को बताया, तिब्बत। तीसरे, पंडित गंगा नाथ झा, इन्होंने ब्रह्म ऋषि प्रदेश, प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश था? सरस्वती नदी का क्षेत्र। अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास अर्थात सप्त सैंधव, जिसे इन्होंने क्या कहा? देवकृत योनि। इसी तरह से DS त्रिवेद, ये मुल्तान की देवी का नदी है। इसी तरह से ND कल, इन्होंने कश्मीर बताया। ये लो सर,
अरे लिख दिया कि तो कुल मिलाकर के मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया और वैसे सब कुछ बता दिया। बताया क्या कि दो काल हैं वैदिक काल के नाम से, हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तरवेद काल। टाइम भी अलग है, सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। कॉमन बात एक है कि आर्यों के द्वारा स्थापित हैं दोनों ही, और दोनों में वैदिक साहित्य चलता है, लेकिन वैदिक साहित्य भी अलग अलग है। एक में ऋग्वेद काल है ओनली, ओनली ऋग्वेद में जो रचना ऋग्वेद की हुई है 500 साल तक हुई, इसलिए ऋग्वेद में जो उस समय के मंत्र बनाए गए, उन मंत्रों में उस समय क्या युद्ध हुआ था, उस युद्ध पर मंत्र बनाया गया। वो मंत्र अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो उसको ऋग्वेद को जब भी पढ़ते हैं तो इस समय विशेष की जानकारी मिलती है उन मंत्रों में, और दूसरा उत्तरवेद काल जिनमें 600 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती है। तो दो भाग। मैंने आगे बताया आपको कि आर्यन एक जाति है क्या, प्रजाति है? तो फिर क्या है? कौन सी भाषा? जो कि वर्तमान संसार की सभी बड़ी भाषाओं की जननी है, भारोपीय भाषा, वो भाषा बोलते थे। आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में विद्वान एक मत है क्या? दो मत है। विदेशी जो लोग हैं उसे मध्य एशिया या यूरोप के आसपास के क्षेत्र को बताते हैं, जबकि भारतीय जो लोग हैं वो भारत के आसपास के क्षेत्र को बताते हैं, तिलक को छोड़कर। तिलक सिर्फ उत्तरी ध्रुव बताता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव में, सॉरी, उसमें ऋग्वेद में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख, तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात सिर्फ उत्तरी ध्रुव पे हो सकती है। आप कहोगे गुरुजी दक्षिण ध्रुव पे भी तो होती है, वहां मनुष्य नहीं रह सकता, इसलिए। तो दयानंद सरस्वती जो तिब्बत को बताते हैं, किस आधार पे? क्योंकि हमारे मूल आदि जो देव हैं शिव, तिब्बत में कैलाश पर्वत। यहां तक कि हमारे जो महाभारत में तुम पांडवों को देखोगे युद्ध जीतने के बाद, जब वो युद्ध जीत गए, राज कर लिया, पांडवों का आखिरी समय जब आया तो पांडव जो थे वो हस्तिनापुर छोड़कर के गंगा के सहारे सारे चलते चले गए, और इसके बाद में तिब्बत में गए थे। तिब्बत में जाने में एक ही सफल रहा था जिसका नाम था युधिष्ठिर, और बाकी सब गंगा के तट पर गिरते चले गए, जिनका दाह संस्कार किया गया था युधिष्ठिर के द्वारा। यहां तक कि द्रौपदी भी गिर गई थी। तो बुढ़ापे की अवस्था में हमारे सभी देवी देवताओं को हम तिब्बत से स्वीकार करते हैं कि पहाड़ों को पार करके उड़न खटोले में जो वो आते थे, तो हमारे सारे देवी देवता तिब्बत में, हमारा स्वर्ग भी तिब्बत में माना गया है। पंडित गंगानाथ झा जो है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश को बताते हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा? राजस्थान का, जो सरस्वती नदी का क्षेत्र था, आज वर्तमान गंगानगर और हनुमानगढ़। इस क्षेत्र को ऋग्वेद में सबसे पवित्र स्थल कहा गया, ब्रह्म के द्वारा निर्मित प्रदेश कहा गया, क्योंकि यहां सरस्वती, दृश्वती जैसी पवित्र नदियां बहती थी। याद रखें, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है, जबकि सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख 100 बार से अधिक मिलता है। इसका मतलब गंगा को ये ज्यादा जानते नहीं थे। गंगा का प्रयोग भी किया गया तो दूर के लिए। जैसे मैं तुम्हें कहूं, मान लो मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं और तुम मेरे नीचे एसडीएम के रूप में काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें धमकी देते हुए यही कहूंगा कि तुम या तो जयपुर में टिक कर काम कर लो, वरना बांसवाड़ा टिका दूंगा, 12 टिका दूंगा। तो इसका मतलब 12 का उल्लेख है, बांसवाड़ा का उल्लेख तो है, लेकिन दूर के प्रदेश में। तो ऋग्वेद में एक स्थान पर एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि तू मेरा हर आदेश मानेगा, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मैं गंगा की ओर दूर छोड़ के आ जाऊंगा। तो इसका मतलब गंगा उनका खुद का क्षेत्र था क्या? दूर का क्षेत्र था।
इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की सरस्वती नदी तक के क्षेत्र में रहा करते थे। तो इसीलिए गंगानाथ जाने उस प्रदेश को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा। अविनाश जो चंद्रदास हैं, आप इन बातों को यूं समझ लेना, आपके मैप है ना यहाँ पे, नहीं है क्या? ये तो साफ नहीं है। ये भी साफ नहीं है यार, ये थोड़ा बहुत साफ है। ये भी साफ नहीं दिख रहा ना। चलो इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ही टूटा फूटा मैप बनाकर आपको बता देता, क्योंकि हमेशा अपन नेट के सहारे या गूगल के सहारे सच्चाई को दिखाने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गूगल पर कोई भी व्यक्ति अपनी अनुसार झूठी सच्ची व्याख्या प्रस्तुत कर देता है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ इस बात की बात करने जा रहा हूं। आवाज नहीं आ रही? आवाज कहाँ गई? आवाज को करो ना प्लीज। तो दोस्तों, ये जो अफगानिस्तान है, तो ये पाकिस्तान का प्रदेश और ये अफगानिस्तान का प्रदेश यहां तक का। तो इसमें मुख्य नदी जो इस समय है वो नदी है सिंधु। सबसे ज्यादा बार उल्लेख इसी सिंधु नदी का हुआ है। और सिंधु जो नदी है, इसी में एक नदी और आकर के मिलती है, ये इधर से आने वाली नदियां, और साथ में ये इधर से आने वाली नदियां। तो आप लोग इन नदियों के नाम जानते हैं? ये सिंधु है या नहीं है? बताओ रे। ये झेलम है या नहीं? फिर दोस्तों चिनाब है या नहीं? फिर रावी है या नहीं? फिर व्यास है या नहीं? फिर ये सतलज है या नहीं? ओके, ये काबुल नदी, ये बोलन नदी, सॉरी पहले गोमल,
गोमल नदी और ये बोलन नदी है। तो ये नदियां, इनका ही उल्लेख है। मुख्य रूप से इन 7 नदियों का उल्लेख उस समय मिलता है, एक नदी राजस्थान में से होकर के और कच्छ के रण में आती थी। बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सरस्वती। तो ये जो सरस्वती नदी थी, ये भी बहुत बड़ी नदी तंत्र था, क्योंकि आज भी सिंधु नदी जब समुद्र में मिलती है तो मुहाना थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन गुजरात में जो कच्छ का रण है वहां पर बहुत बड़ा कट लगा हुआ है जो नदी के द्वारा लगाया गया। आज भी ये कट, जहां सरस्वती नदी आकर के गिरा करती थी, जहां आज भी रन है, आज भी उस नदी का बनाया हुआ दलदल है जिसको हम कच्छ का रन कहते हैं। इतनी विशाल नदी थी कि आज भी 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र गुजरात में है जो सिर्फ नदी का दलदल है। वो आज भी कहता है अपनी कहानी कि कोई बहुत ही महा विशाल नदी यहां बहा करती थी, और इसी में आकर के मिलती थी 2 नदियां और। एक लूनी नदी, वो यहां जालोर, बाड़मेर के आगे जालोर क्षेत्र में आकर की और सरस्वती में मिल जाया करती थी। आज भी लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। तो ये जो सरस्वती नदी है, इसमें एक और नदी थी सहायक नदी, जिसको द्रैस्वती नदी कहा गया है। कुछ लोग इसको हिमालय से उत्पन्न बताते हैं। सरस्वती तो हिमालय से आती थी, तो ये सरस्वती के साथ मिलने वाली द्रैस्वती नदी, ये तो इस प्रदेश से आ रही उत्पन्न हुई, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पवित्र क्षेत्र सरस्वती का कहा गया दोस्तों। ऐसा पवित्र क्षेत्र जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है, इतना निर्मल क्षेत्र, इसीलिए हम सरस्वती को हमारी विद्या की देवी के रूप में मानते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी से ज्ञान, सारे वेद यही लिखे गए, सारा साहित्य यही लिखा गया। ओके, तो इस प्रकार से अविनाश चंद्र दास ने तो सप्त सैंधव, सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियां, सप्त सैंधव समझ गए? कौन कौन सी 7 नदियां बताओ? सिंधु 1, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। अब ये तो 6 हुई, सरस्वती भी शामिल कर लेना। दोबारा गिनो तो, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 6 हो गई। 7वीं कौन सी? सरस्वती। तो इन 7 नदियों के किनारे के प्रदेश को अविनाश चंद्र दास महत्वपूर्ण बताते हुए इसे देवकृत योनि कहते हैं, यानी जहां से देवता उत्पन्न हुए, देवताओं की जननी, देवकृत योनि, सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, DS त्रिवेद जो है मैंने बता दिया था, ये मुल्तान की देविका नदी। मुल्तान में सिंधु की जो एक सहायक छोटी सी नदी है देविका, जिसे देवता अपनी उत्पत्ति मानते हैं, देव से बना देवता। और एंडिकल ने कश्मीर के झेलम के तट पर इस आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया। चलिए दोस्तों, ये भारत के बाहर बताते हैं और ये कोशिश भारत में बताने की करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भौगोलिक प्रदेश, आर्यों का भौगोलिक प्रदेश, तो हम दोनों में तुलना करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग आराम से समझेंगे। आज का अपना टॉपिक सारा ही समझने वाला है, रटने वाला नहीं है, ट्रिक वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला है। भौगोलिक प्रदेश, यहां मैं बता दूं कि दोनों प्रदेशों में, दोनों में भिन्नता है। दोनों ऋग्वेद काल और उत्तरवेद काल, दोनों में गहरी भिन्नता है भौगोलिक प्रदेश में। यदि मैं बात करूं ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल में सारा का सारा प्रदेश
ये है, अर्थात यहां सरस्वती नदी तक का प्रदेश, बस तो ये वाला प्रदेश मैन है, अर्थात ऋग्वेद वाले आर्यन जो हैं वो यहां बसे, जबकि उत्तर वेद वालों का मुख्य प्रदेश गंगा यमुना का दोआब है। अर्थात ये जो गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी जो निकलती है, तो ये यमुना और ये गंगा और इनके साथ वाली जितने भी शारदा, कोसी, गंडक, घाघरा, जितनी भी नदियां हैं, ये सारा प्रदेश, अर्थात ये यहां उत्तर वेद काल का विकास हुआ, उत्तर वैदिक काल का विकास दोआब में हुआ, जबकि ऋग्वेद काल का विकास अफगानिस्तान से सरस्वती नदी तक हुआ। हमें यहां मुख्य नदी कौन सी मिलती है? सिंधु। सिंधु नदी का बारंबार उल्लेख, बारंबार बार बार उल्लेख, और उसकी सहायक नदियों का बार बार उल्लेख किया गया है, और इसलिए इन नदियों का बार बार जो उल्लेख किया गया, इन्हें पुकारा गया। यहां तक कि अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान का जो प्रदेश था, यही प्रदेश कहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान का प्रदेश ऋग्वेद काल का प्रदेश है। यहां ऋग्वेद काल का विकास हुआ, जबकि उत्तर वेद काल का विकास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, यहां उनका विकास हुआ। तो ये दोनों में गहरा अंतर है दोस्तों। इन नदियों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका? सिंधु। इसे ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण नदी। फिर दोस्तों इसके बाद नाम मिलता है झेलम का, नाम मिलता है चिनाब का, नाम मिलता है रावी का, नाम मिलता है व्यास का, और नाम मिलता है सतलज का, सतलज, और नाम मिलता है सरस्वती का। अब इनके क्या क्या नाम मिलते हैं? तो सिंधु का नाम सिंधु ही है, झेलम का नाम वितस्ता, क्या नाम? वितस्ता, और चिनाब का नाम अस्कनी, रावी का नाम पुरुषणी, पुरुषणी, व्यास का नाम बिपासा, सतलज का नाम सतुदरी, और सरस्वती का नाम तो सरस्वती था, और इसे नदीत्मा कहा गया, नदियों में उत्तम, अर्थात सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी इसे कहा गया है। ओके, तो याद करो, तो याद करना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता है। झेलम का क्या नाम है? देख देख के बोलोगे तो चिनाब का क्या नाम है? देख देख के बोलो तो रावी का क्या नाम? और व्यास का नाम? सतलज का नाम? ओके, तो उस जमाने में दोस्तों याद यूं नहीं हो तो यूं कर लो, बाकी सब महिलाएं, जैसे झेलम थी, सतलज थी, व्यास थी, ये महिलाएं के रूप में, लेकिन इनमें पुरुष के रूप में एक रवि था, रवि, रवि पुरुष के रूप में था, और वो सबका आशिक था, और सबको उसने चुन लिया था।
अरे अभी तो बतानी तो दो, याद करानी तो दो। मैंने कहा बाकी सब नदियां महिला स्वरूप में थी, पुरुष तो एक था। कौन? रवि नाम का जो पुरुष था वो एक था, पुरुष था, और वो सबका आशिक था, और सबको उसने चुन रखा था, चुन लिया, ठीक है। और उसमें मेहनत करके कमाने वाली जो एक उसकी नदी जो थी वो थी झेलम, वित्त लेकर आती थी, और उससे रवि का खर्चा चलता था। बाकी तो सब लिपस्टिक पाउडर खरीदने वाली थी। तो मैंने बताया, अब मैंने बताया आपको कि ज्यादातर नदियां महिला स्वरूपा थी, उनमें से पुरुष एक था जिसका नाम, और वही सबका कमाने वाली उसकी इन नदी पत्नियों में एक थी झेलम, कश्मीर वाली झेलम, वही वित्त लेकर के आते थे। ओके, अब बताओ, अब बताओ कि सिंधु का नाम तो सिंधु है ही, झेलम जो वित्त लेकर आती थी नाम क्या है? चिनाव का मतलब यानी कि चुन लिया था, आशिक था, और रवि एकमात्र पुरुष नहीं, पुरुष था। तो ये व्यास तो बिपाशा बसु थी, हाँ व्यास मतलब बिपाशा बसु थी। सतलज तो सतुद्री थी, सतलज सतुद्री वैसे याद है। सरस्वती सरस्वती थी, ये सरस्वती भी महिला, ये सतुद्री भी महिला, ये बिपाशा बसु भी महिला, ये झेलम वितस्ता भी महिला। तो पुरुष तो एक था जिसका नाम रवि था, जो सबका आशिक था, सबको चुन रखा था। कमाने वाली एक थी जो पैसे कमाते थे। बात खत्म करो ना। तो मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गई बात, याद भी हो गया। तो 7 नदियों में पहली कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। सिंधु की सहायक नदियों के नाम, झेलम का क्या, झेलम का क्या नाम, और चिनाब का, और रावी का, और व्यास का, और सतलज का। वाह यार, तुम तो एक ही बार में पार कर गए गंगा को। हाँ, अब तुम्हें बजानी तो चाहे जितनी तालियां बजा लो, लेकिन याद हुई है तो ठीक है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, एक ही समझाइश में तुमने टेबल ठोकना बंद कर दिया, क्योंकि सच में तुम ठोके जाते फिर मुझे बड़ा दुख होता। मैं इस क्लास से बहुत प्यार करता हूं। ओके, तो इसलिए यार इतनी प्रेम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सुबह आने से लेकर अब तक लगातार बोले जा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, या तो ये आज समझ में आएगा या फिर कभी नहीं आएगा। चीजें ऐसी हैं। तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आई है कि बाकी सब नदियां महिलाएं हैं, पुरुष तो एक है जिसका नाम रवि, सबका आशिक अर्थात अस्कनी अर्थात चिनाब, चुनना चुनना चुन लेना। तो अब मैं लिखवा दूं, बहुत देर होगी। तो दोस्तों हेडिंग डालोगे आप, वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति, वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति। वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति। तो वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति में मैंने आपको बताया कि शुरुआत ऋग्वेद से करेंगे, तो उसमें नीचे फिर हेडिंग में हेडिंग डाल दो ए, ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति।
वाह ये खुशबू। ऋग्वेदी कालीन भौगोलिक स्थिति। हेडिंग डाल दी ना। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में आज का उत्तर प्रदेश हरियाणा उनका उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ज्यादा उल्लेख किन प्रदेशों का मिलता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान, इन्हीं का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये लोग इधर से ही आए थे। तो सबसे प्रारंभिक जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3, जो पुराने हैं ना, ऋग्वेद के प्राचीन मंडल कौन से? 2 से लेकर 7। तो उनमें शुरू वाले जो है 2 और 3 और 4, उनमें इन अफगानिस्तान की नदियों का नाम मिलता है। तो यहां क्या नाम मिलता है? काबुल का नाम, जिसे हम आज काबुल शहर बसा हुआ है, जिस नदी किनारे, उसे काबुल नदी कहते हैं। उसका नाम ऋग्वेद में कुंभा मिलता है। कुंभा जी। गोमल जो नदी आज है, जिसको हम गोमल दर्रा भी कहते हैं, उसका ऋग्वेद में नाम गोमती मिलता है। गोमती, गोमती ऐसे। और बोलन का नाम, जो बोलन नदी है, बोलन दर्रा, नाम सुना है? बोलन, इस बोलन नदी का नाम बाल नाम से मिलता है। कई जगह बालती या बाल। ओके। तो बाल, बोलन, गोमल का नाम गोमती और काबुल का नाम कुंभा, कुंभा। तो ये नाम अफगानिस्तान की नदियों के हैं दोस्तों। फिर पाकिस्तान में तो मुख्य नदी है ही कौन सी? सिंध और उसकी ये सहायक नदी है, जिनके बारे में मैंने आपको बताई। तो अब आप लिखना शुरू करेंगे। ऋग्वेद काल में आर्यों का, ऋग्वेद काल में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। एशिया से हुआ। आर्यों का प्राचीनतम अभिलेख बोगज गोई एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त होता है। जिसमें मिट्टानी एवं हिट्टाटाई मिट्टानी और हिट्टाई कबीलों के मध्य संधि
की गई, जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख है। नंबर 1 इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। लिख दिया क्या? तो दोस्तों 2 कबीले थे, दोनों कबीले साथ साथ रहते थे। अब सोचिएगा, समझिएगा, दोनों कबीलों में लड़ाई हो गई, भयंकर वाली हो गई, दोनों के बीच में जंग छिड़ी। फिर इसके बाद में लोग बाग बैठे और इसके बाद इन्होंने कहा कि अब आप लड़ो मत। तो मध्य एशिया में रहने वाला ये जो कबीले थे 2, ये साथ साथ चले और इसके बाद में ये यहां, ये देखो लिखा हुआ यूक्रेन, ये दक्षिणी रूस, तो इस इलाके के रहने वाले थे, अर्थात मध्य एशिया, एशिया का दक्षिणतम भाग, तो इस इलाके के रहने वाले थे। लंबे समय साथ रहने के बाद ये खाने की तलाश में चलते चले गए। यहां आने के बाद ये एशिया माइनर है, यहां आकर के इनके बीच में झगड़ा हो गया, भयंकर वाला हो गया, जोरदार लड़ाई हुई। लड़ने के बाद में जब थक गए, तब बड़े बुजुर्गों ने जो है दोनों साइड के लोगों को मिलाया, बैठाया, मत लड़ना, बोले नहीं लड़ेंगे। 2 कबीले थे, एक कबीला जो मिट्टानी था, मिट्टानी, वो तो चला गया यूरोप की ओर, यूरोप में जाकर के बस गए। आजकल के जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, ये सारे के सारे उसी मिट्टानी कबीले से बने। और जो हिट्टाई कबीला था, हिट्टाई, उसको कहा कि तुम लोग इधर चले जाओ, तुम लोग इधर चले जाओ। तो दोनों कबीलों को कहा गया कि तुम लोग तो इधर चले जाओ और तुम लोग जो है इधर चले जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहां जाओ, कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिले। और जो हिट्टाई था, हिट्टाई, हिट्टाई जो कबीला था, उस हिट्टाई कबीले के लोग जो थे वो आगे आए, पहले ईरान में रहे। कौन से प्रदेश में रहे? अरे बताओ, ईरान में। अब आप इस बात को समझ लो कि जो ईरान है, ईरान,
ईरान जो है ना, ईरान का प्राचीन ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या नाम है? हमारे ऋग्वेद से 90% मिलता है प्राचीन ईरानियों का जैन अवेस्ता। 90% मिलता है। इसका मतलब आर्य बहुत लंबे समय ईरान में रहे और ईरान में रह करके फिर आगे बढ़े, अफगानिस्तान में ऋग्वेद लिख दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और राजस्थान का ये प्रदेश आर्य ऋग्वेदिक आर्यों का मूल प्रदेश था। ये वाला प्रदेश मूल प्रदेश था। इससे पहले वो ईरान में कुछ समय रहे, इसलिए प्राचीन जो पारसी लोग हैं, ईरानी लोग हैं, वो पारसी धर्म को स्वीकार करते हैं। वो ऋग्वैदिक धर्म के बराबर ही है। जैसे स्मृति ईरानी, रतन टाटा, ये पारसी लोग हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये पारसी लोग हैं, पारसी लोग थे और ये पारसी धर्म स्वीकार करते थे जो ऋग्वैदिक धर्म के बराबर था। तो इस प्रकार से सबसे प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर तुर्की में मिलता है। कब का है, कितनी साल पुराना? 1400 ईसा पूर्व पुराना। इसके बाद में ये लोग आगे बढ़े और भारत के इस प्रदेश में 500 साल तक ये रहे। तो जब आपसे पूछ ले कि आर्यों का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बताओ। बोगजगोई का अभिलेख है। बोगजगोई का अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? एशिया माइनर कहां पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। इसमें दो कबीलों के बीच जंग हुई थी। कौन कौन से कबीले? मिट्टानी और हिट्टाई। और इसके बाद दोनों के बीच में संधि होगी। संधि में किन देवताओं की सौगंध खाई गई है? इंद्र की कसम, वरुण की कसम, मित्र की कसम, नासत्य की कसम, अब हम साथ नहीं रहेंगे। तुम इधर जाओ, हम इधर जाएंगे। तुम इधर जाओगे, हम इधर जाएंगे। मतलब दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। ठीक है, ओके। अब आगे लिखो। क्या ब्रेक करना है क्या? मैंने जो अब तक पढ़ाया उसको तो लिख दो, जिसे नई शुरुआत नए टॉपिक से करें यार। हाँ, ओके। तो लिखें ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान का प्रसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान के, पंजाब और राजस्थान के प्रदेशों में हुआ। राजस्थान के प्रदेशों में हुआ। अफगानिस्तान, आगे लिखो। अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जैसे काबुल को कुंभा, काबुल को कुंभा, गोमल को गोमती, बोलन को बालान या बालांती,
बोलन को बालान या बालांती। स्वात, एक नदी और है स्वात। हाँ, स्वात घाटी है ना अफगानिस्तान के, तो स्वात का नाम सुवास्तु। तो काबुल को कुंभा, गोमल को गोमती, बोलन को बालान, स्वात को स्वास्तु। कहा गया है, कहा गया है। नीचे लिखे ऋग्वेदिक आर्यों, ऋग्वैदिक आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य प्रदेश, मुख्य प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ये मैंने लिख दिया दोस्तों, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। सप्त सैंधव प्रदेश माना गया, जिसमें ये देख देख के लिख दो। नंबर 1 सिंधु, ऐसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7, सातों के नाम लिख दे। लिख दिया क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। बस ये याद रखें। अच्छा, एक बात और आ रही है, जब हम हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम ही है ये, उत्तरी भारत के जो लोग हैं लगभग आर्यन है, ये शुरुआत से ही शराबी थे। मतलब ऋग्वेद में भी दारू पीने का उल्लेख मिलता है, मिलता ही नहीं है, विस्तार से मिलता है। विस्तार से पीने का उल्लेख नहीं मिलता, बनाने का उल्लेख में मिलता है। बहुत बढ़िया क्वालिटी की सोमरस, ये सोमरस जो है, ये बनाने की विधि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 9वें मंडल में। और उसमें बताया गया कि अफगानिस्तान का जो प्रदेश है, वहां एक हिमालय का ही एक पहाड़ है जिसे आज भी मूजवंत कहते हैं। आजकल तो उसका नाम हिंदुकुश हो गया, हिंदुकुश।
पहले उसका नाम मूजवंत था। तो मूजवंत पर्वत पर सोम का पौधा मिलता था, उसे लेके आया जाता था। फिर उसे विधिवत उल्लेख मिलता है कि छाछ यानी मट्ठा में 15 दिन तक गलाया जाता था। एक मिट्टी की हांडी में मट्ठा रख करके उस पौधे को पीस करके उसमें डाल दिया जाता था। फिर किण्वन की क्रिया के बाद 15 दिन बाद ब्राह्मण लोग यज्ञ का आयोजन करते थे। उस यज्ञ का नाम सोम यज्ञ होता था, और चांदनी रातों को यज्ञ चलता था, दिन में नहीं। तो 15 दिन अंधेरे में उसे गलाया जाता था उस हांडी में, मिट्टी में। अगले चांदनी पक्ष यानी कि 15 दिन में वो सोम बनाया जाता, यानी कि रोजाना आग जलाई जाती यज्ञ की। उसी पर एक पात्र रखा जाता जिसमें मिट्टी के, बांस के पैकिंग के माध्यम से उसे गर्म कर आसवन के माध्यम से ठंडा किया जाता था। जब सोम बन जाता तो सबसे पहले ईश्वर के उसे अर्घ्य दिया जाता, और फिर ब्राह्मण देवता पहला भोग लगाते, फिर राजा भी लगाता और प्रजा भी लगाती। तो ये पवित्र उत्सव था। ऐसा माना जाता था कि मनुष्य जब जब बीमार पड़ता है, कमजोर पड़ता है, तो ताकत देता है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर आ जाता है उस पेय में, तो उसे सोम माना जाता था। बात समझ रहे हो जी? जी हाँ जी, कुछ बोल नहीं रहे मेरे से। अच्छा ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं कि लिखेंगे अफगानिस्तान में। अच्छा एक लाइन तो लिख दो। अफगानिस्तान में मूजवंत पर्वत पर सोम का पौधा। अफगानिस्तान में मूजवंत पर्वत, मैंने लिख दिया बोर्ड पर सोम का पौधा मिलने का उल्लेख, सोम का पौधा मिलने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, ठीक है।